थे प्रोजेक्ट? काइनेमेटिक्स में से आए थे। काइनेमेटिक्स में से आए थे, तो अच्छा नहीं गया फिर आप लोग का? इतना अच्छा नहीं गया। मैम एक ज्यादा हाई लेवल डिस्कशन के क्वेश्चन लिए थे रख क्या? दो। क्या मैम हम टेस्ट क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए कर दो एक क्लास। मैम जैसे कि क्लासेस में अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट में अलग टाइप के आ जाते हैं। ओ, तो बेटा वो प्रॉब्लम पता है कैसे सोल्व होगी? अब देखो आपकी क्लास में हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि आपको 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी कराने होते हैं। तो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन करा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अलग जो भी आपको कंटेंट गिवन है आपको वहां से प्रैक्टिस करनी होगी। आपने प्रैक्टिस करी थी या नहीं करी थी बताइए? मैम कितनी जो क्लास प्रैक्टिस में करी हुए थी? थे उतने हुए थे, हाँ, जितने क्लास में कराए थे उतने करी थी। हम उससे शायद कोई प्रैक्टिस नहीं की ना? हम शाहिद सर ने नीट के क्वेश्चन करवाए थे, उसमें उसमें तो सारे हो रहे थे। नीट के क्वेश्चन सारे हो गए थे? तो जो आपको क्लास में जो बेसिक्स कराए थे उन बेसिक्स के अलावा उससे उससे अलग कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था क्या? मैम लग तो उसके क्वेश्चन रहते हैं, अब वो अप्रोच नहीं समझ में आ रही थी बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है क्वेश्चन को अप्रोच करने में। बट कॉन्सेप्ट तो देखो सबके लिए वही सेम है, बट उस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा और उसके लिए आपको अप्रोच कैसे करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ताकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और उसके बाद धीरे धीरे आप लेवल हाई करो। ऐसे नहीं कि एकदम से ही आप जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, नीट से जेई एडवांस नहीं। आप धीरे धीरे पहले जो भी आपको बीच में जो एग्जाम्पल्स सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो सॉल्व करो, ठीक है? उससे क्लियर होगा जो आप क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको जो भी कंटेंट आपको गिवन है उससे धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस का लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक है? फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सॉल्व अनसॉल्व जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप ये मत देखो कि ये जेई लेवल का है या नीट लेवल का है, कैसा है। बस आपको वो प्रोसेस समझना पड़ेगा पहले, तो वो समझ। शाहिद सर ने कहा था कि आप नीट के क्वेश्चंस करो, जेई के क्वेश्चंस मत करो, और वो वाली क्वेश्चंस कराते भी नहीं थे जेई वाले। वो बोलते थे कि बस नीट्स के क्वेश्चंस पे फोकस करो। अच्छा ठीक है, तो अब पेपर में लेकिन आपको जेई के क्वेश्चन मिल गए? मैम मेरे साथ है, मैम जेई के डाल देते हैं। मेंस लेवल हमारी क्या गलती? हाँ हाँ, अब इसमें हमारी क्या गलती? आपकी खैर गलती नहीं है, बट कोई बात नहीं, इट इज जस्ट बिगिनिंग, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये कौन सा टेस्ट था, फर्स्ट था या सेकंड? फिफ्थ टेस्ट था। उस पर लिखा तो 5 हुआ था। आपने कितने दिए हैं ये बताओ ना? मैम 5 to 6 ही दिया हमने। यस 5 मैम, to 6 5 दिए। दिए। मतलब आपने काइनेमेटिक्स तक 5 टेस्ट दे लिए? मैम नहीं नहीं, मैम, काइनेमेटिक्स की नहीं मैम, उसका तो पहले ही था काइनेमेटिक्स का। यस मैम, हाँ, टोटल टेस्ट 4-5 दे दिए। मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ ओनली। काइनेमेटिक्स के आपने काइनेमेटिक्स तक कितने टेस्ट दिए? यूनिट्स एंड डायमेंशन दिया था? मैम फिजिक्स के टोटल 5 दे रखे हैं, काइनेमेटिक्स का ये पहला था। काइनेमेटिक्स, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये सब फर्स्ट हाँ, था। अच्छा ये फर्स्ट टेस्ट था। अभी ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह ये इसका ये तो नहीं आया होगा ना आपको? ये तो अभी चल ही रहा है। नो मैम, नहीं है। ठीक ठीक है ठीक है। अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ। देखो एक टीचर के पास लिमिटेड टाइम होता है, वो उस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत कुछ मतलब अब बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है ना फिजिक्स का, तो जितना आपके सिलेबस से रिलेटेड है टीचर क्लास में उतना ही करा सकता है, ठीक है? अब चाहे तो आपको वो टीचर पूरे दिन भी पढ़ा सकता है, वो तब भी खत्म नहीं होगा। तो आपको जितना लिमिटेड गिवन है उसी में से आपको प्रैक्टिस कर करके अपना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, और जो भी डाउट्स आते हैं उसके लिए टीचर्स तो है ही फिर, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, और नीट या जेई लेवल कुछ मत देखो। अब मान लो आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन आप कर रहे हैं और वो क्वेश्चन हो सकता है जेई का भी हो, तो आप लेवल मत देखो कि नीट है या जेई है या क्या है। जो आपको जहां से कैसा भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप उसी को प्रैक्टिस करो, ठीक है? सबसे पहले तो आप बेसिक्स पे ध्यान दो। बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनेगा। सब क्वेश्चंस में बेसिक्स ही लगते हैं, ठीक है?
मैम मॉड्यूल्स कहाँ से मिलेंगे? आपके पास अवंती का मॉड्यूल नहीं है अभी? नो मैम। मैम सर अपडेट कर देते उधर लिंक पे। पर हुए मतलब अभी चैप्टर वाइज तो होगा ना? मैम नहीं है। मैम सर करवाने के बाद चैप्टर फिर अपडेट करते थे उस पे, पर अभी मैम नहीं है। बट अभी आप पढ़ा रहे हो तो फिर आप भी तो अपडेट करोगे अपने वीकली लिंक पर। हाँ, तो मैं अभी डालूंगी ना, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं डाला है वहां पे, क्योंकि मैंने ये मेरा फर्स्ट बैच है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, आप लोग ही हो। तो जैसे जैसे बनता जाएगा बिटली पे डाल देंगे, ठीक है? वैसे आप मैं ग्रुप में भी शेयर मैम कर आप आके पढ़ाओगे क्या हमें? हाँ बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगी। मैम शाहिद सर क्यों? शाहिद सर कहाँ गए? बेटा शाहिद सर का मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्यों नहीं पढ़ा रहे या क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। मुझे बोला गया है आपकी क्लास लेने के लिए, तो आपकी क्लास मैं ले रही हूँ, दैट्स मैम इट। बार बार टीचर चेंज होते हैं तो फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती, एक तो वैसी प्रॉब्लम होती है, फिर कंफर्टेबल होने में भी प्रॉब्लम यस होती है और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। यस बेटा, यस, आई रियली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ सकती हूँ, बट इसमें मैं भी हेल्पलेस हुई कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती मैम कि इसीलिए आपकी फिर टीचर। हम सोच रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग ही ले ले, वो भी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बेटा वो आपका पर्सनल डिसीजन है, उसमें मैं देखो मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती कि आप ऑफलाइन लो या ना लो, बट अभी आप कुछ टाइम के लिए अवंती ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, ठीक है? पेशेंस रखो, मैं पढ़ाती हूँ, आपको समझ में आएगा, फॉर श्योर समझ में आएगा, ठीक है? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ओके? ठीक है मैम। यस मैम। आप लोग को साक्षी मैम का समझ में नहीं आ रहा? मैं बीच में देख रही थी बच्चे बोल रहे साक्षी मैम का समझ में नहीं आ मैम रहा है। मुझे तो बहुत मैम अच्छे से एक्चुअली समझ आता है। मैम मेरे को तो आ रहा था। मैम हमारे एक Yes, लेक्चर छूट गया था बीच में, तो मैम फिर हाँ उसके हम एक वो लेक्चर बाउंस करके उधर गए थे और आधे लेक्चर बीच में गए थे, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, तो मैम वो अलग चीज है कि वहां पे आपका वो गैप हो गया, वो उस वजह से समझ में नहीं आया, मैम लेकिन बट ऐसा ऐसे समझ आता है क्योंकि मैम ना हाँ, विजुअलाइज करके पढ़ाती है तो बहुत अच्छे से समझ आता है हमें। यस, तो साक्षी मैम पढ़ाती बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उनका समझ में नहीं आएगा, ठीक है? वो आपका गैप आ गया था बीच में, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई, मैम के पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तो आपके पास लिंक तो डेली आया ही होगा ना किसी ना किसी क्लास का? यस मैम मैम। आपकी क्लास का ही आता है। मेरी फिर क्लास तो बेटा बीच में 3 दिन हुई नहीं ना, बट अभी चलेगी, तो हमें आज पढ़े फिर। यस मैम। आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है? मैम इक्विलिब्रियम करा रही थी बट अच्छे से समझ ही नहीं आया, तो आप ये चैप्टर प्लीज स्टार्टिंग से करा दो हमें। फोर्स, ये न्यूटन्स लॉज पहले से शुरू से करा दूं? यस मैम, इतने टीचर चेंज हो गए, दिमाग में आधा कॉन्सेप्ट घुसा आधा निकल के भाग गया। ठीक है बेटा, तो फिर यस हम मैम, ऐसा शॉर्ट करते में हैं बता देना। कि आपको फर्स्ट लेक्चर आपको शाहिद सर ने कराया था ना? यस यस सर, फर्स्ट तो एंड सेकंड करवाया तो सर ने। हाँ, मतलब शाहिद सर ने जितना कराया हम उतना रिवाइज कर लेते हैं एक बार, यस ओके? मैम, ये भी ठीक है। हाँ, आपके पास शाहिद सर का पीडीएफ होगा ना? यस मैम है। नहीं है तो मैं शेयर कर देती हूँ, शाहिद सर का मेरे पास है, हम शाहिद सर वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम वहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज की क्लास में हम वहीं तक कर लेते हैं, क्योंकि आपका काफी गैप आ गया बीच में, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आगे अगर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ तो हम शाहिद सर वाले से ही लिंक करके आगे चलेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो मुझे बस, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? नो मैम। ओके बेटा, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके?
आप लोग को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है सबको? No, ma'am. Yes, ma'am. सबको दिख रही है ना? कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है? दिख रही है आ ma'am. रही है मैम। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ठीक है। न्यूटन्स लॉज काइनेमेटिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के कितने लॉज है भाई? सबसे पहले आप ये देखो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं पहले आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ओवरव्यू आप समझो। तो बात शुरू कहाँ से होती है? बात शुरू होती है मास से, ठीक है। न्यूटन्स लॉ, जो भी आप फिजिक्स में जो भी प्रॉपर्टी पढ़ोगे, मास से शुरू होती है। कोई भी प्रॉपर्टी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, उसी पे ये सारी चीजें, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, उसी पे ही एप्लीकेबल होती है ना, ठीक है। तो ये देखो, इनर्शिया। अब मास और इनर्शिया कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? इनर्शिया, आपने कहीं पहले ये टर्म सुनी है क्या? इससे पहले ये टर्म Yes, सुनी है? ma'am. Ninth में. यस मैम सुनिए। Ninth में शायद. यस, एक नाइन्थ में। सजेस्ट करता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे। यस, इसका मतलब आप एक जनरल वे में देखो कि इसकी प्रॉपर्टी किस चीज से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मिलती है एक जिद्दी बच्चे से, ठीक है। और जिद्दी बच्चा अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, आप उसको कितना भी समझा लो वो उस बात को नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन ये उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है कि वो कोई चेंज, किसी भी अपने उसके ओपिनियन का जो चेंज है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक कि उसकी अपनी मम्मी से अच्छे से पिटाई ना हो जाए, ठीक है। देखा ना, बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा पिटते भी हैं क्योंकि वो मानते ही नहीं है कोई भी बात। तो इसका मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, अब इसको रिलेट करके देखो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट वो अपने किसी एक स्टेट में है, या तो वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। रेस्ट और मोशन में है तो वो उस अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दे, ठीक है। वो खुद से नहीं करेगा। ओके, समझ में आया? तो इनर्शिया के आपने 9th क्लास में ये भी एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि हम एक, हमारा डोरमेट होता है, डोरमेट को ऐसे डंडे से उसकी पिटाई करके उससे डस्ट पार्टिकल्स निकालते हैं, है ना? पढ़ा होगा ना ये वाली चीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कि हम बस में बैठे हैं, आप आराम से बस में बैठे हो, ठीक है, लेकिन एक ब्रेकर आता है, या फिर कोई भी आप बैठे हो और बस अभी चली नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि बस एकदम से चल पड़ी है, तो आपको ऐसे आगे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। रुकती है तो भी आपको झटका लगता है। तो वो क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि अब आप बैठे हो तो जो बस के टच में जो आपका बॉडी पार्ट है, जो आप बैठे हो तो आपका लोअर बॉडी पार्ट सीट के टच में है ना, तो इट मीन्स वो बस के साथ एक सिस्टम बन गया, और वो जो लोअर पार्ट है वो इनर्शियल स्टेट में आ गया, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो इनर्शियल स्टेट में नहीं है। इसलिए जब कोई भी, अब वो रेस्ट स्टेट में है मान लो, ठीक है, अब जो उस पे जो बस का जर्क लग रहा है, बस का झटका जो लग रहा है, वो क्या एक्सटर्नल फोर्स है ना? तो एक्सटर्नल फोर्स उस पे लग रहा है, तो जो मेरा अपर बॉडी पार्ट भी है वो चेंज नहीं होना चाहता। वो ये कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी आगे की तरफ धक्का लगे या पीछे की तरफ लगे, मैं अपनी चेंज नहीं करने वाला स्टेट। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इतना ज्यादा होता है कि वो इनर्शिया उस फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकती, वो इम्बैलेंस फोर्स हो जाता है, ठीक है। अगर आप पीछे ऐसे आप अपनी पीठ लगा के बैठे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि वो जो फोर्स है, वो जो जर्क है वो कम लगेगा। लेकिन आप अपनी पीठ आपने कहीं पे टच नहीं कर रखी, आप ऐसे स्टेबल बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको जर्क लगेगा, है ना? इमेजिन करके देखो, आप बस में बैठे हो, होता है ना ऐसा?
Yes. Yes, ma'am, होता है. है ना? तो अगर आप अपनी पीठ को पीछे सटा के बैठे हो तो इट मीन्स आपकी पूरी बॉडी क्या है, इनर्शियल स्टेट में है. अगर आप हटा के बैठे हो तो इट मीन्स आपकी जो अपर बॉडी है वो इनर्शियल स्टेट में नहीं है, लेकिन इनिशियली वो इनर्शियल स्टेट में है, लेकिन जब धक्का लग रहा है तो वो अपना इनर्शिया क्या है, लूज कर देती है. ठीक है, और इनर्शिया उसी ऑब्जेक्ट में होता है जिसके पास मास होता है. जिसके पास मास नहीं है उसमें इनर्शिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को रेजिस्ट करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, सो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय देयर ओन. समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते. ओके, inertia is not a physical quantity, is the only property of the body which depends on the mass of the body. समझ में आया? ये चीज रिलेट कर पा रहे हो? ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके पास मास है, और इनर्शिया सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है. ठीक है, एंड इनर्शिया हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन. इसकी कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती है. इट इज नॉट इवन ए फिजिकल क्वांटिटी बट इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. ओके, समझ में आया इनर्शिया के मतलब? Yes. क्या हुआ भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देयर आर Yes. रिवीजन कर रहे हैं हम. ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहना चाहेगा, अनटिल अनलेस मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दूं. ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन आप इससे ही समझ जाओगे. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? इनर्शिया मतलब रिजिड, कोई चीज रिजिड है, कोई चीज चेंज नहीं होना जा रही है. रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में ही रहेगी. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपके पास पीडीएफ है, आप एक बार रीड कर लेना. ठीक है, अब टर्म आती है लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम लीनियर है तो एंगुलर भी होता होगा, है ना? Yes, ma'am. एंगुलर मोमेंटम सुना है कहीं पे? Yes, ma'am. Chemistry में. कहाँ पे? केमिस्ट्री में? Yes, ma'am. Physics में भी और chemistry में भी है. ओके, कौन से टॉपिक में सुना है बताओ? फिजिक्स में तो मैम देखा था, केमिस्ट्री में पढ़ दिया पिछले चैप्टर में. फिजिक्स में कहाँ देखा एंगुलर मोमेंटम, मुझे भी बताओ. मैम वेक्टर्स वाले में देखा था. एग्जांपल लिखवाया था उसमें. ओके Yes, sir. ओके, सो लीनियर और एंगुलर देखो क्वांटिटी सेम है. लीनियर का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट मेरा एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. एंगुलर का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट मेरा एक किसी डायरेक्शन में है जहां पर वो एंगल चेंज कर रहा है. ठीक है, एंगुलर है. तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, या गाड़ी चला रहे हैं, आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, तो उसको रोकने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली ब्रेक लगा रहे हो तो क्या होता है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है जैसे गाड़ी है उस पे आप एकदम सडनली ब्रेक लगा रहे हो तो वो एकदम से नहीं रुकती है. वो क्या होता है, हल्का हल्का धीरे धीरे कम होते हुए रुकती है. ठीक है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में भी आके आप सडनली ब्रेक लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो. ठीक है, अब किसी भी चीज में ब्रेक लगाओगे तो आप वहीं की वहीं ऑन दैट इंस्टेंट वो चीज नहीं रुकेगी, वो थोड़ा सा टाइम लेगी. ठीक है, क्योंकि वो अपने मोमेंटम में है. और मोमेंटम का मतलब क्या है? इट इज द मोशन ऑफ मूवमेंट्स. यू कैन से इट मोशन ऑफ मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में कैच लेते हैं, ठीक है, कैच लेते हैं तो वो हाथ को ऐसे रखते हैं या वो ऐसे लेकर आते हैं? अगर आप गेट बंद करो, अगर आप बॉल को ऐसे पकड़ रहे हो तो वो बॉल आके फिर से बाउंस होके चली जाएगी, है ना? लेकिन अगर आप बॉल को ऐसे लेके जा रहे हो तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो. इट मीन्स दिस इज मोशन ऑफ मूवमेंट्स. दिस इज वन मूवमेंट, दिस इज वन मूवमेंट, दिस इज वन मूवमेंट, दिस इज वन मूवमेंट. और इन मूवमेंट्स का कंटिन्यूएशन इज कॉल्ड मोमेंटम. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि आप रनिंग भी कर रहे हो, रनिंग करने में भी आपको रुकने में टाइम लगता है अगर आप एक फ्लो में हो. ठीक है, तो वो आपका मोमेंटम है. दैट इज मोशन ऑफ मूवमेंट्स. मूवमेंट्स और मोमेंटम में ये फर्क है कि बहुत सारे मूवमेंट्स मिलके मोमेंटम बनाते हैं.
ठीक है, समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस मैम। अरे कोई क्लास में है भी कि नहीं है? मैं हूँ। यस मैम, सब है। कोई डाउट है किसी को? Yes, ma'am. नो मैम। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। मतलब अब वो डिपेंड करता है मास पे। अब मान लो एक कोई बहुत मोटा आदमी है भाई, ठीक है, बहुत मोटा आदमी क्या बहुत ज्यादा देर तक भाग पाएगा? कितनी स्पीड से भाग पाएगा? वो भाग Slow, सकता slow. है, मैं नहीं कह रही कि नहीं भाग पाएगा, वो भाग पाएगा वो तब जब वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होगा। और वो अगर बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होगा तो मोटा रहेगा ही नहीं, वो तो पतला हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सोचो इनिशियल कंडीशन पे कि बहुत मोटा आदमी है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भाग रहा है लेकिन वो वेलोसिटी नहीं पकड़ पा रहा उतनी, ठीक है, उतनी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक पतला दुबला इंसान है, शुरू में तो सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भागने लगेगा बहुत तेज, मतलब वो स्पीड पकड़ने लगेगा। तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। और फिर आती वेलोसिटी। वेलोसिटी फिर किस पे डिपेंड करेगी? मास पे डिपेंड करेगी कि मास ज्यादा है तो ज्यादा वेलोसिटी, कम है तो कम वेलोसिटी। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी एंड इट्स मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और ये बात हो रही है एक स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन MLT -1, ये होगी ना इसकी डायमेंशन। Yes, ma'am. ठीक है, so it is a vector quantity and its direction is same along with the velocity. ठीक है, ये इसकी यूनिट CGS एंड MKS जो आप देखना चाहो उसमें है। ठीक है, P is equal to mv, m is constant here, P is directly proportional to V, P is directly proportional to m, but m is inversely proportional to V. पता चल रहा है आपको? यहाँ से जितना ज्यादा मास उतने कम वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब है एक चीज बढ़ेगी दूसरी घट जाएगी। मास बढ़ गया वेलोसिटी घट गई, ठीक है, मास घट गया वेलोसिटी बढ़ गई। मोमेंटम, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम। ठीक है, अब ये इसके ग्राफ है P और V के। P और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज होती है तो उसके लिए कैसी लाइन आती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम फॉर M, इसके लिए स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन है वो क्या बताती है? कोई कांस्टेंट टर्म बताती है, और वो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर M है, M इज कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली फॉर P एंड M, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, दिस इज कांस्टेंट हियर। ओके, नेक्स्ट में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके लिए ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, और ये जो P है यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डायग्राम शो नहीं हो रहा? शो नहीं हो रहा? नो मैम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M वाला हो रहा है। किसी को भी नहीं हो रहा है या सिर्फ तुम्हें नहीं हो रहा? मैम स्क्रीन स्टक हो गई Ma'am, शायद। नहीं हो रहा. नहीं हो ओके रहा। ओके, ये हो रहा है। यस मैम, ये अब हुआ है मैम, पहले नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, वो कभी कभी थोड़ा लैग हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इंटरनेट में इतना तो चलता है भाई। अब हो रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so V is inversely proportional to M and P is constant. Now we are coming to Newton's first law. Newton's first law is saying that a body continues to... हाँ क्या हुआ? नहीं दिख रहा? ma'am. अब आ रही है? No, ma'am. अभी भी नहीं आई? नो मैम। ये दिख रहा है आपको? B और मैम M स्क्रीन का? एक जगह रुकी हुई है मैम। Okay, just give it a minute.
1 मिनट दो, हो जाएगा सही। अब आई है? यस मैम। यस मैम, पीछे वाली स्लाइड है। Okay, okay. So what it is saying, Newton's first law. A body continues to be in state of rest or in the uniform motion along straight line unless it is acted upon by some external force to change. ये कुछ कुछ सेम नहीं लग रहा इनर्शिया की डेफिनेशन जैसा? इनर्शिया की डेफिनेशन जैसा लग रहा है ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यस मैम। है ना? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लेकिन समझ में अब आया होगा कि क्यों कहते हैं। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं इनर्शिया की डेफिनेशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन को? यस मैम। है ना? तो इसकी अगर आप और डिटेल में जाते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट ए है, तो इसका इस यूनिवर्स में मतलब कहीं पर भी एक्सलरेशन इसका जो है वो इक्विलिब्रियम में है। एक्सलरेशन इज 0 एफ नेट, मतलब फोर्स इस पर जो लगेगा कहीं से भी आप लगा लो, पूरे यूनिवर्स से इस पे फोर्स लगा लो, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा और एफ नेट विल बी 0 ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट 0 है, फोर्स इस पे 0 है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है। मास कैन नॉट बी 0 बट एक्सलरेशन इज 0, और एक्सलरेशन 0 है इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। एक्सलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है भाई? एक्सलरेशन 0 मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा वो ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है या मूव नहीं कर रहा, मूव तो कर रहा है बट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड एक्सलरेशन इज 0 ऑन दिस, ठीक है। So its definition is it's if the vector sum of all the forces acting on the particle is 0, then only the particle remains an unaccelerated, मतलब उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का नेट फोर्स है वो 0 होगा, तब मेरा पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड होगा। वो तब उस पोजीशन में या तब उस टाइम पे वो रेस्ट पे रहेगा या मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई ये चीज? मैम एक बार अगेन एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, एक बार और कर देती हूँ। मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जिस भी स्पीड या वेलोसिटी से ये चल रहा है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा या जो नेट फोर्स होगा फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द सराउंडिंग, इट विल बी 0, एफ विल बी 0, ओवरऑल एफ विल बी 0। ठीक है, अगर एफ 0 मतलब इसको अगर कोई फोर्स मिलेगा तो ये मूव करेगा। ठीक है, अगर फोर्स नहीं मिल रहा है तो ये मूव नहीं कर रहा है, या फिर मूव कर रहा है तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जो ये डेफिनेशन है, एफ इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी तो एफ नेट 0 ही आ रहा है ना। v अगर कांस्टेंट है तो a 0 है, तब भी मेरा फोर्स 0 आ रहा है। और मुझे चाहिए क्या कि मेरा पार्टिकल है या तो वो अनएक्सेलरेटेड रहे, या तो वो मूव ही ना कर रहा हो, या वो रेस्ट में हो। इसके लिए दो ही कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन इज कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। सेकंड कंडीशन इज कि अगर वो चल रहा है या तो वो रेस्ट पे है, या अगर वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस मैम। इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में, उसके सराउंडिंग में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उस पार्टिकल पे, अगर रेस्ट में है तो ये चीज रेस्ट में क्यों है ये बताओ ना। इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग से जितने भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो ये वापस भी लगा रही है उस पे, तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तभी तो वो रेस्ट पे है, अगर इम्बैलेंस होगा तो मोशन में हो जाएगी, है कि नहीं?
अरे बैलेंस्ड फोर्स होगा, कोई भी चीज हाँ। बैलेंस होगी तभी तो वो यस रेस्ट मैम। इम्बैलेंस हो Yes. जाएगा तो अगर कोई चीज इम्बैलेंस है या तो वो इधर गिरेगी या इधर गिरेगी, कहीं ना कहीं तो अनस्टेबल रहेगी। बट ये स्टेबल है, रेस्ट पे है, स्टेबल है। तो इसके लिए दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये चल नहीं रही या ये चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज सेइंग दैट rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of applied force. ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये वाली डेफिनेशन। F is directly proportional to dp by dt। P क्या है यहाँ पर? मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है? m into v। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तब हम उसको इक्वल के साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, दैट इज के हियर। सो फोर्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था लेकिन अभी मैंने इक्वल बोला है। तो इक्वल बोला है तो इसके साथ एक और चीज आ गई है, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो एफ इज इक्वल टू के इंटू डीपी बाय dt। k इज इक्वल टू 1 हियर, हम ले रहे हैं k यहाँ पर 1 है। ठीक है, सो f इज इक्वल टू dp बाय dt। अब p को आप m इंटू v लिख सकते हो। ठीक है, m को मैंने शुरू में ही बोला था m इज कांस्टेंट हियर। सो f इज इक्वल टू dp बाय dt d इंटू mv। m को मैंने बाहर ले लिया। आपको डिफरेंशिएशन आता है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, u डॉट v। एक बार u को बाहर रख के v का डिफरेंशिएशन, देन v को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल होता है। तो यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी, m को बाहर रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, दैट इज dv बाय dt, प्लस v को बाहर रखा, dm बाय dt। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है। लेकिन हमने यहाँ पर लिया है मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास बचता है f इज इक्वल टू m इंटू dv बाय dt, और dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सलरेशन होता है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आपको आया है f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। क्लियर है ये चीज? यस मैम। क्लियर है या नहीं है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है, सर ने यही बताया हुआ है। आप एक्सलरेशन को फिर v माइनस यू इंटू डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हैं। ये तो ओरिजिनली फॉर्मूला होता है, आपको पता है ना। ओके, अब बात आती है फोर्स की। फोर्स क्या होता है? पुश या पुल, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल इफेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल आप किसी चीज को तभी कर सकते हो जब उस पे कोई आप एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हो। सो डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल which is giving some changes। so ये क्या करता है कि फोर्स आप जिस चीज पे भी लगा रहे हो उसमें कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई चीज मोशन में है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। So it is produces or tries to produce motion in a body at rest. Simple. Stops or tries to stop a moving a body. ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है उसको रोकने में हेल्प करता है। Changes or tries to change the direction of motion of the body. अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी क्या करती है? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज द शेप ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी एट रेस्ट पोजिशन पे है तो वो क्या करेगी? अगर मैं उस पर फोर्स लगाती हूँ तो वो उसकी शेप क्या है? चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास बलून है, बलून आपके हाथ में है, तो आप उस पर फोर्स लगाने के लिए उसको ऐसे दबाते हो तो वो क्या फूट जाता है। वो फूटने के बाद उसकी क्या शेप तो चेंज हो रही है ना, उसमें से हवा निकल रही है, वो इतना बड़ा था वो इतना सा हो गया, तो उसकी शेप तो चेंज हो रही है ना, तो वो आप उस पर क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज SI। यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, और सीजीएस में
अगर आप लिखते हो तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. डाइन इज इन CGS. ओके, क्लियर और नॉट? ये सब तो आपने पढ़ा ही है ना पहले, मैं तो बस रिवाइज करवा रही हूँ. ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या लिखते हो कि अगर कोई अर्थ अब हर एक चीज पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है ना, तो वो भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ग्रेविटेशनल की 1 kgf मतलब कि 1 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज kgf, किलोग्राम फोर्स. उसको मैं SI यूनिट में, ये ग्रेविटेशनल यूनिट में है, और CGS यूनिट में क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स, की 1 ग्राम को पुल करने के लिए अर्थ उस पे कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज ग्राम फोर्स. सो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. ठीक है, 9.8 न्यूटन होता है. क्या ये 9.8 कहां से आया भाई? 9.8 कहां से आया? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना. यस, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स मेरा. तो मास क्या हो गया, kg हो गया. एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर आप लीनियर की बात करें तो एक्सेलरेशन, अगर आप अर्थ की तरफ बात करें तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसको मैं g से डिनोट करती हूँ. g की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पर a को मैं g लिखूंगी, mg. सो मास kg इंटू 9.8 meter per second square, and kg meter per second square is called Newton. 1 Newton. 1 Newton is equal to kg meter per second square. So this is called 9.8 Newton. 1 kgf. Okay? ओके मैम. एंड ग्राम में क्या हो जाएगा? अब ये केजी में है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में है तो ग्राम में चेंज कर देंगे, मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे. तो वो क्या आ जाएगा, 980 डायन. दिस इज ग्राम फोर्स. ठीक है. नाउ इफ एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव 3 कंपोनेंट्स, ये आपने वेक्टर में पढ़ा ही होगा. F और A दोनों वेक्टर हैं, तो मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. Fx इज इक्वल टू, अब ये Fx Fy F ये चीज Fx देगी, ये वाली चीज Fy देगी. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई, सॉरी दिस इज नॉट मास, ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू मास, देन x कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल कम. सिमिलरली फॉर y एंड सिमिलरली फॉर z. ठीक है. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ हो गया. न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई, वही एक आपने सुना ही होगा कि एक अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वापस आपको भी थप्पड़ मिलेगा. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. बट एक्चुअली इसकी फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है वो देखो. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, अगर आप एक दीवार को धक्का मार रहे हो तो क्या दीवार भी आप पे वापस धक्का मार रही है, यस और नो? दीवार पे आप धक्का मार रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्शन. लेकिन इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन. और ये बात तो ट्रू है कि हर एक ऑब्जेक्ट पे आप जिस पे भी फोर्स लगा रहे हो आपको वापस वहां से रिएक्शन मिलेगा. तो अब यहाँ से तो क्या आप दीवार को खिसका पा रहे हो, नहीं खिसका पा रहे हो. तो एक्शन तो कर रहे हो आप, लेकिन रिएक्शन कहाँ पर है, बताओ, सोच के बताओ. तो दीवार भी फोर्स लगाती है, बट हम उससे पीछे जाते हैं ना, तो ऐसे आगे करते तो हम ऐसे छोड़ते तो हम खुद भी पीछे की साइड मूव करते हैं, तो वही रिएक्शन होता है. हाँ, और हम क्या कर रहे हैं, उस रिएक्शन में हम हमारी एनर्जी लूज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम फोर्स कैसे लगा पाएंगे. मान लो मैं दीवार पे बहुत जबरदस्त धक्का लगा रही हूँ, लेकिन वो दीवार नहीं हिल रही और मैं भी एक पोजीशन पे स्टक हूँ और दीवार भी एक पोजीशन पे स्टक है. लेकिन जो फोर्स मैं लगा रही हूँ, उस फोर्स को लगाने के लिए मैं अपनी एनर्जी भी लूज कर रही हूँ ना, है ना. तो वो दीवार जो है उस रिएक्शन में क्या कर रही है, उस रिएक्शन में वो मेरे से मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है. ओके, सो दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन. और न्यूटन थर्ड लॉ कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, ये हमेशा 2 ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है. सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक टेबल है, इस पर मेरा ब्लॉक रखा हुआ है m, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है मास इनटू ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, एक फोर्स ये हो गया, और एक फोर्स जो ये टेबल है, ये टेबल इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, वो लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में. ये दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल.
तो क्या मैं इनको एक्शन रिएक्शन बोल सकती हूँ? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, एक्शन रिएक्शन बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ? बताओ, क्या यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है या नहीं लग रहा है? मैम क्योंकि आपको सेम अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, यहाँ पर तो डायरेक्शन अलग है। बेटा डायरेक्शन तो अलग होगी, तो सॉरी equal मैम, ऑब्जेक्ट तो सेम होने चाहिए ना। नहीं, देखो ये बोल रहा है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे मैकेनिक्स में n इज इक्वल टू mg, ये लिखते हो। अब यहाँ पर इक्वल भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, बट स्टिल इट इज नॉट फॉलोइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाई? बिकॉज दीज बोथ फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। भाई जो अर्थ जो पुल लगा रही है वो भी इसी ब्लॉक पे लगा रही है, ये जो सरफेस है वो भी इसी ब्लॉक पे लगा रहा है, तो ये तो दोनों सेम ब्लॉक पे लग गए ना, दोनों फोर्सेस सेम पे लग गए। तो ये नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ है ही नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगी, वो ऑब्जेक्ट मेरे पे वापस फोर्स लगाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी हो गई, मैं दूसरी बॉडी हो गई, दोनों बॉडी अलग अलग हो गई। अब दोनों का फोर्सेस अलग अलग, अब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, एक ब्लॉक है मेरे पास, उसी पे नीचे की तरफ लग रहा है, उसी पे ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। आई समझ में बात? इसलिए मैं इसको न्यूटन थर्ड लॉ नहीं बोल सकती। और जो mg है, न्यूटन थर्ड लॉ के लिए हमेशा कांटेक्ट होना जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट नहीं हो गए क्या मैम? ग्राउंड और बॉक्स दो ऑब्जेक्ट नहीं हो गए समझ नहीं आ रहा बेटा मुझे? मैम? यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो नहीं हो गए, जैसे ग्राउंड एक है और एक है बॉक्स। हाँ, तो लेकिन हम बात कर रहे हैं इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। अब हम इस ब्लॉक पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज फोर्स लगा रही है। अब मैं अर्थ पे थोड़ी लगा रही हूँ, अर्थ इस पे लगा रही है। ये ब्लॉक अर्थ पे फोर्स नहीं लगा रहा, ये अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, वो अलग, वो एक तरह का फोर्स है। और जो ये वाला सरफेस है, दिस सरफेस, ये सरफेस भी इस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस पे ही दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि अर्थ पे ये फोर्स लगा रहा है, ये अर्थ पे नहीं लगा रहा, अर्थ इसकी तरफ फोर्स लगा रही है, इसको खींच रही है, बट ये एक जगह पे रुका हुआ है। और वो सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस हो गए, इसलिए वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता। अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा अब किसी सरफेस पे रखा नहीं हुआ है, ये हवा में है, तो हवा में है तो mg तो स्टिल इस पे लग रहा है ना, अर्थ तो तब भी इस पे फोर्स लगा रही है। तो ये वाली चीज जो है न्यूटन थर्ड लॉ, ये कांटेक्ट में ही हम बोल सकते हैं। जब कोई मेरा ऑब्जेक्ट किसी के कांटेक्ट में होगा तभी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर ये कांटेक्ट में है बट स्टिल नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर ये हवा में है, स्टिल नॉट एप्लीकेबल। बिकॉज जो ये वेट है, जो अर्थ जो फोर्स लगाती है, इसको हम इसमें काउंट नहीं करते अगर ये अकेला है तो। लेकिन यहाँ पर, और वो जब अगर कर भी रहे हैं, अब देखो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकती है। क्या ऑब्जेक्ट कोई अर्थ पे फोर्स लगा सकता है? लगा सकता है कि नहीं? वहां पर भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बट वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, इसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा? ये mg है, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स तो अब ये तो रहेगा ही रहेगा। मान लो ये अर्थ है, अब ये अर्थ को ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है ना आपने, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट कहीं भी किसी भी यूनिवर्स में हो, वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और कहीं भी किसी भी अमाउंट में, हो सकता है वो कम हो या ज्यादा हो, वो हमें दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, ये अर्थ भी इस पे एक फोर्स लगा रही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक्शन और रिएक्शन हमेशा रहेगा वहां पे। तो ऑब्जेक्ट के लिए, इस मास mg के लिए n एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, mg के लिए जो अर्थ के अंदर से जो फोर्स आ रहा है, एक क्वांटिटी का फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन है। ये वाला नहीं होगा, n नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है न्यूटन थर्ड लॉ की। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम।
ठीक है, इससे ज्यादा आपकी क्लास में आगे क्या हुआ है ये बताइए।